प्रोटोप्लास्ट कल्चर चल रहा था ना। तो आखिरी क्लास में जो प्रोटोप्लास्ट कल्चर हुआ था उसमें हमने देखा, हमने एक प्लांट लिया जिसका नाम था टोमेटो, दूसरा प्लांट लिया जिसका नाम था पोमेटो। दोनों की सोमेटिक सेल से ली थी, पूरा डायग्राम बता दिया था। सोमेटिक सेल्स में हमने क्या किया, टमाटर की सोमेटिक सेल से क्या हटा दिया, सेल वॉल, और आलू की सोमेटिक सेल से भी क्या हटा दिया, सेल वॉल। दोनों की सेल वॉल हटा करके जो बचा उसको क्या किया, प्रोटोप्लास्ट। दोनों के प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज कर दिया। फ्यूज करने के लिए जो भी अपन यूज में लेते हैं उनको क्या कहते हैं, फ्यूसाजेन, है ना। तो फ्यूसाजेन जो भी लेते हैं उनमें बहुत सारे होते हैं, लेकिन अपन को याद रखना पीजी पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। इसके अलावा भी आपको बहुत सारे बता रखे मैंने, सारे लिस्ट में है, लिखे नहीं लिखे, लिस्ट पूरी लिखे थे। दोनों मिल गए, अब दोनों का मिल गया, उसको क्या कहेंगे अपन, हाइब्रिड बन गया। इस हाइब्रिड को अपन कल्चर मीडियम में ले जाएंगे, ग्रो कराएंगे, तो जो प्लांट बनेगा उसके ऊपर क्या लगेंगे, टोमेटो, और नीचे क्या लगेंगे, तो दोनों को मिला जुला के नाम क्या रख दिया, पोमेटो। सही बात है। अब ये जो हुआ इसको सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। तो सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा दिया कि नहीं पढ़ाया, पढ़ा दी। अरे बेटा वो पूरी प्रोसेस पढ़ी है ना, जो एरो करके पूरी प्रोसेस, उसी को क्या कहते हैं, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। हो गया। इसमें तुम बता रहा हूँ, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन इज आल्सो नोन एज पैरा सेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन। इसको आप पैरा सेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। तो सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, पैरा सेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन। कोई दिक्कत किसी को नहीं। हमने बहुत सारे प्लांट जो है इनका सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन तैयार किया है, लेकिन इनमें प्रोडक्शन क्या होती है, कम। इसका लॉजिक भी आपको बता दिया था। यहाँ पर हमने कुछ सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन से प्लांट तैयार किए, जैसे एक प्लांट का नाम है पोमेटो। इस पोमेटो प्लांट के अंदर आप देखिए कि ऊपर तो क्या लगता है, टमाटर, ऊपर पोटेटो, तो नालायक जमीन में लगता है। ऊपर तो क्या लगता है, टोमेटो। कहाँ होता है, मैंने नहीं देखा। ऊपर तो क्या लगता है, टोमेटो, नीचे क्या लगता है, पोटेटो। तो प्लांट का नाम हो गया। तो यहाँ पर क्या लगेगा, पोटेटो प्लस टोमेटो। ओके। इसके बाद एक प्लांट का नाम और बता रहा हूं मैं, ब्रोमेटो। क्या नाम है बेटा, ब्रोमेटो। अब आप बताएं ब्रोमेटो में क्या क्या लगता है, ब्रिंजल प्लस टोमेटो। अरे ब्रिंजल प्लस टोमेटो, हाँ, ब्रिंजल और टमाटर दोनों लगते हैं। सही बात है ना। वैसा एक ही प्लांट पे बैंगन भी लगता है और टमाटर भी लगता है। बेटा ये आपका खत्म हुआ सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, जो हाइब्रिड अपन पढ़े थे। एक और शब्द अपने पास आता है नाउ, साइब्रिड। कौन सा शब्द आ रहा है, साइब्रिड। तो नया टॉपिक अपन स्टार्ट करें, दैट इज साइब्रिड। साइब्रिड क्या होता है, इसका बस नाम आता है तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ साइब्रिड क्या होता है। प्रोटोप्लास्ट बोल तो समझेंगे, कल पूरा डिटेल्स हो गया था वैसे। प्रोटोप्लास्ट ऑफ सेल ए, और ये है प्रोटोप्लास्ट ऑफ सेल बी, ताकि समझने में आसानी। प्रोटोप्लास्ट ऑफ सेल बी, तो ये सेल बी का प्रोटोप्लास्ट है, सेल ए का प्रोटोप्लास्ट। सेल ए के प्रोटोप्लास्ट को देखेंगे तो अंदर बाहर की तरफ क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन, और इस अंदर की तरफ क्या होगा, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। इट इज साइटोप्लाज्म ऑफ ए और इट इज न्यूक्लियस या न्यूक्लियोप्लाज्म ऑफ ए। अब यहाँ पर दूसरा सेल का प्रोटोप्लाज्म है, तो इसकी भी क्या होगी, ये सेल मेम्ब्रेन, इसके अंदर न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियोप्लाज्म ऑफ सेल बी, और ये क्या हो जाएगा, सी है, साइटोप्लाज्म ऑफ सी बी। ओके। अब आप देखिए यहाँ पर हम इसके न्यूक्लियस को निकाल लेंगे, रिमूवल ऑफ न्यूक्लियस। इसका न्यूक्लियस क्या कर दिया बेटा, रिमूव कर दिया, तो न्यूक्लियस रिमूव कर दिया, और फिर बाद में दोनों को क्या करा दिया, फ्यूज करा दिया। तो इसके तो न्यूक्लियस को निकाल दिया, और न्यूक्लियस निकाल करके दोनों के साइटोप्लाज्म को क्या कर दिया, फ्यूज। तो जब दोनों का साइटोप्लाज्म फ्यूज होगा तो यहाँ पर न्यूक्लियस बोलिए किसका आएगा, Na, इसका न्यूक्लियस तो आएगा ना, उसका निकाल दिया। लेकिन साइटोप्लाज्म किसका होगा, ए का भी और बी का, सी ए प्लस सी बी। क्या दोनों के साइटोप्लाज्म मिक्स कर दिए, साइटोप्लाज्म को मिक्स करना, और यही चीज क्या कहलाएगी, हाइब्रिड। बोले बात समझ में आ गई क्या, न्यूक्लियस भी अगर मिक्स हो जाता है हाइब्रिड बन जाता है। इस बार हाइब्रिड ने बना करके बना दिया, बोले हाइब्रिड। समझ में आ गया क्या। तो लास्ट में कहीं एनसीईआरटी में एक शब्द आएगा हाइब्रिड का, तो वो भी हमने चर्चा कर लिया, 2 लाइन मॉड्यूल में दे रखा है, आपके मॉड्यूल में पढ़ लिया। तो हाइब्रिड भी क्लियर। नाउ अगला टॉपिक, यहाँ पर अपने चैप्टर का एक हिस्सा खत्म होता है और दूसरा हिस्सा स्टार्ट होता है। उस दूसरे हिस्से का नाम क्या बेटा, हाँ, एनिमल्स वाला पढ़े। अब इसका आपको मॉड्यूल मिला कि नहीं मिला, नहीं मिला, अगले वाले का। चलिए, एनिमल हस्बेंड्री अगला टॉपिक क्या है बेटा आपका, एनिमल हस्बेंड्री। नेक्स्ट चैप्टर के रूप में पढ़ सकते हैं, मतलब आपके एनसीईआरटी में तो एक ही चैप्टर है, लेकिन हमें मॉड्यूल वाइज देखते हैं तो अलग अलग है। इसका मॉड्यूल मिल चुका है, उसका नहीं मिला। एनिमल हस्बेंड्री जिसको हिंदी में आप पशुपालन कहते हैं, या फिर इसी को आप कह सकते हैं एनिमल ब्रीडिंग। इसी में अपन क्या सीखेंगे, एनिमल की ब्रीडिंग करना सीखेंगे। या फिर बेटा इसी को आप क्या कह सकते हैं, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन। कौन समस्या नहीं। चलिए, आप जानते हैं कि जब एनसीईआरटी लिखी गई उसके अकॉर्डिंग उस वक्त इंडिया पॉपुलेशन के मामले में कौन से नंबर पे था, दूसरे नंबर पे, और चाइना कहाँ पे था, फर्स्ट पे।
और अभी कुछ दिनों पहले मैं पॉपुलेशन डेंसिटी पढ़ा रहा था, मैंने बताया था इंडिया 2 पर हो गया और चाइना 1 पर है, लेकिन आपकी और हमारी मेहनत लगातार रही तो हम लोग 1 पर भी जरूर पहुंचेंगे। और अभी इंडिया पॉपुलेशन के मामले में नंबर 1 और सेकंड पे कौन आ गया? चाइना। हमने चाइना को मात दे दी, सही बात है। लेकिन जब एनसीईआरटी लिखी जा रही थी उस वक्त अगर डेटा देखा जाए तो उस वक्त इंडिया कब पे? सेकंड पे। क्या इंडिया की पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही थी? आजादी के बाद से देश की पॉपुलेशन लगातार बढ़ी है। तो बेटा इस ह्यूमन की ह्यूमन पॉपुलेशन लगातार क्या हो रही है बेटा? बढ़ रही है। ह्यूमन की पॉपुलेशन बढ़ रही है। ह्यूमन की पॉपुलेशन बढ़ रही है तो यहाँ पे फूड की डिमांड भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो यहाँ पे फूड की डिमांड भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। फूड डिमांड बढ़ रही है। अब देखिए, आप जानते हैं कि कोई भी पॉपुलेशन ग्रोथ करती है तो पॉपुलेशन तो लोग तरह से लॉजिस्टिक ग्रोथ करती है, 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, बताया था पूरा। लेकिन जो रिसोर्सेज ग्रोथ करते हैं वो तो एल्जेब्रिक ग्रोथ करते हैं, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 ऐसे। एक दिन एक सेल का एग्जांपल लिया था मैंने एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 15 11th क्लास वाली सेल से। 1 से 2 बनी, 1 तो परमानेंट हो गई, वापस से 2 बनी, फिर से 2 बनी, फिर मैंने लास्ट में सेल काउंट कराई थी। ऐसा कोई डायग्राम था, है ना। तो वैसे तो जो आपकी रिसोर्सेस है वो तो लीनियरली बढ़ रहे हैं, है ना, अर्थमेटिक बढ़ रहे हैं। और ये जो पॉपुलेशन कैसी बढ़ रही है? लॉजिस्टिक बढ़ रही है। तो बताइए क्या इस पॉपुलेशन का पेट भर पाएंगे? नहीं भर पाएंगे, क्योंकि हमारे फूड की डिमांड लगातार बढ़ रही है। इस फूड के लिए हम डिपेंड हैं, किस पर डिपेंड है? 2 जनों पर। एक तो डिपेंड है प्लांट्स पर और दूसरा डिपेंडेंट है बेटा एनिमल्स पर। तो प्लांट्स पर और एनिमल्स पर डिपेंडेंट है, प्लांट्स पर भी एनिमल्स भी। पूरा प्लांट्स पढ़ा दिया, प्लांट पर डिपेंडेंसी पूरी पढ़ा दी, पूरा प्लांट ब्रीडिंग हो गया। तो कितना तरीके से हमने प्रोडक्शन पढ़ाया, ग्रीन रिवोल्यूशन, MS स्वामीनाथन, मैक्सिको, व्हीट, राइस, शुगर केन और जितना भी आपका हो सकता था सब कुछ डिटेल से पढ़ाया। एक भी टॉपिक छोड़ा तो बताओ, इवन एक्स्ट्रा पढ़ा दिया टिश्यू कल्चर वगैरह। तो प्लांट वाला सारा पोर्शन हो गया। आप क्या पढ़ेंगे? एनिमल्स। बेटा एनिमल्स को अपन लाइव स्टॉक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? लाइव स्टॉक। तो एनिमल्स को अपन लाइव स्टॉक कहेंगे। लाइव स्टॉक से मेरा तात्पर्य क्या है? पशुधन। एनिमल को अपन क्या कहते हैं? पशुधन। एक किसान अपनी 4 भैंसों को लेकर के जा रहा है और आप अपनी बाइक पर जा रहे हैं, प्लेटिना पर जा रहे हैं आप अपनी, और आप देख रहे हैं बेचारा गरीब किसान। बेटा वो बेचारा नहीं, आप बेचारे हैं। उसकी 1 भैंस 1 लाख की है तो 4 भैंस, और तुम 50,000 की मोटरसाइकिल पे बैठे हुआ, है ना। हाँ, वो अपने पैसों को लेकर चल रहा है। पशुधन है लाइव स्टॉक। तो एनिमल क्या है? पशुधन है। इन्हीं को अपन पढ़ना है। यहाँ पर हम उन्हीं एनिमल्स को पढ़ेंगे जिनसे या तो हमें प्रोडक्शन मिलता होगा या हम उन पर फूड के लिए डिपेंडेंट होंगे, यानी जिनको हम खाते होंगे। जो हमें खाते हैं उनको यहाँ पे नहीं पढ़ा जाएगा। कोई बच्चा शेर, चीते, लोमड़ी की यहाँ पर नहीं सोचे, क्योंकि अक्सर इकोलॉजी पढ़ने वाला बच्चा यहाँ पर उनको ला के सोचता है। नहीं सोचना है उन्हीं को जिनको लोग खाते हैं। सर हम शाकाहारी, हमें चैप्टर नहीं पढ़ेंगे ना, ऐसा कैसे आप बात कर सकते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं करें। अगर आप समुद्री तट पर देखें तो वहाँ पर सारे लोग मछली खाते हैं और वहाँ का उनका फूड है। तो जहाँ का जो एनवायरनमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग उनका फूड होता है। तो बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे फूड क्या है? वो खोलो भैया दरवाजा, आप खोलो भैया दरवाजा। वो महेश बाबू चाय लेके आए हैं। हाँ जी, यहाँ पर जो है फूड क्या है उनका? एनिमल्स है। एनिमल्स से लेते हैं ना। ओके, सबसे फूड नहीं लेते हैं। बेटा बताओ, हम लोग काऊ से क्या लेते हैं? मिल्क, है ना। इस तरह से आप शिप से क्या लेते हैं? वूल, ऊन लेते हैं ना। तो आप अलग अलग एनिमल पर कैसे डिपेंडेंट है उनकी अपन बात करेंगे। तो यहाँ पर अपन बहुत सारे की बात करेंगे, जैसे काऊ, जैसे कि आपकी बफेलो, है ना, जैसे कि गोट, GOAT गोट, जैसे कि शिप, है ना। और किसी बात करें वो डंकी अंकी मेरीनो, उनकी बात अभी मैं इसकी मूल इनकी बात नहीं करूँ, खच्चर वगैरह की वो भी करेंगे। और अपन यहाँ पे किसी पिग की इनकी बातें करेंगे, ठीक है ना। और भी मधुमक्खी वगैरह, इनकी बहुत सारी चीज़ों की बात करने वाले अपन, तो इन सब की बात करेंगे। बेटा अगर अपन बात करें एनसीईआरटी के उस डेटा के अकॉर्डिंग, तो उस वक्त इंडिया प्लस चाइना की अगर बात करी जाए तो इंडिया और चाइना में मिला करके पूरी दुनिया का 75%, कितना? 75% लाइव स्टॉक था, पशुधन था। मतलब पशुधन के मामले में सबसे रिच कौन है? इंडिया प्लस चाइना। दोनों को मिला जाए तो यहाँ पर जितने पशु है वो पूरी दुनिया में भी नहीं है। सही बात है। इस हिसाब से इनका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होना चाहिए। लेकिन इनका अगर प्रोडक्शन आप देखा जाए तो प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन वो पूरी दुनिया के अंदर इनका कंट्रीब्यूशन मात्र 25% के अलावा है। ऐसा कैसे सर? इसका मतलब पर यूनिट प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है कि बहुत कम है? बहुत लो है। हम एक गाय से या एक भैंस से उतना दूध नहीं निकाल पाते जितना दूध निकालना चाहिए।
मतलब हमारे पास क्या नहीं है बेटा, बेटर मैनेजमेंट नहीं है। बेटर मैनेजमेंट की कमी की वजह से हम उतना नहीं कर पा रहे। तो ये जो चैप्टर पढ़ाए जाते हैं, इन चैप्टर में आपको ये सिखाया जाता है, क्यों दिक्कत करो, इन चैप्टर में आपको ये सिखाया जाता है कि किस तरीके से आप बेटर मैनेजमेंट करें ताकि इन एनिमल से आप प्रोडक्शन अच्छा से अच्छा ले सकें। गाय तो सभी के पास है, और एक गाय है जो 5 लीटर दूध देती है और आप 5 लीटर में अपना ही पेट भर पाते हैं। एक गाय है जो 35 लीटर दूध देती है, 5 आप रखते हैं, 30 बेच देते हैं, पैसा। कैसे हम अपनी इकोनॉमी को बढ़े? तो इसका पहला मकसद जो इस चैप्टर को पढ़ने का है कि फुलफिलमेंट अपनी हो जाए, और दूसरा इकोनॉमिकल, कि आप इसको पैसा के रूप में कैसे, पैसा कैसे कैसे कमा पाए। इन चीज़ों पर बातें होगी। बोलो बात समझ में आ गई? अब मैं चाय पीऊँगा, उतने में आप ये नोट करिए, तब आगे का पढ़ूंगा। पढ़ा तो देता आगे का, बोर्ड भी खाली है, लेकिन चाय बिना चैन कहाँ रहे। बात करते बेटा ब्रीडिंग की। किसकी बात करेंगे? ब्रीड की। ब्रीड क्या होती है समझेंगे इसको। आप सुबह सुबह गार्डन में टहलने निकले, तो गार्डन में देखा आपने, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर ये गार्डन है, इस गार्डन में कोई आई है अपने साथ इसको लेके, पी पी पी। कौन है ये? पग। वो छोटा सा कुत्ता होता है ना, वोडाफोन वाला, वो है। हाँ हाँ, क्या है ये? है बेटा, ऐसी अच्छी बात मत कर, वोडाफोन वाले कुत्ता है ना। और देखिए कोई और आया है, 2-4 जने घुमाने अपने 2-4 कुत्तों को लेके, ये बेटा वो जीएस जर्मन शेफर्ड, ठीक ना। कोई और आया है, ये गली का कुत्ता, ठीक है। हाँ जी, तो सारे के सारे जो आपको दिखाई दे रहे हैं, हम कहेंगे ये सारे पग एक जैसे, ये एक जैसे, ये एक जैसे, बट ये आपस में एक जैसे नहीं है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग स्पीशीज है। हाँ, इसका मतलब ये सारे के सारे एक जैसे, ये सारे के सारे एक जैसे, ये सारे के सारे एक जैसे। ग्रुप ऑफ एनिमल विच आर सेम इन, समान होंगे किसमें? शेप एंड साइज में, कॉमन एंसेस्टर में, है ना। और इनका जो है डिसेंट सेम होगा, फीचर सेम होगा, उनको अपन क्या कहेंगे? ब्रीड। तो व्हाट इज ब्रीड? ब्रीड इज अ ग्रुप ऑफ एनिमल which is same होगा किसमें? आप देखिए, सबसे पहली स्पीशीज, दूसरी चीज और क्या सेम होगा इनका? डिसेंट, यानी इनका एंसेस्टर सेम होगा, डिसेंट, है ना। तीसरी और चीज क्या सेम होगी? अपीयरेंस। और क्या सेम होगा? फीचर। और क्या सेम होगा इनका? साइज सेम होगा। तो ये सारी चीजें अगर सेम नजर आती है तो बताइए इनको अपन क्या कहेंगे? ब्रीड। तो ये एक ब्रीड है, इसको B1 बोल देते हैं, ये एक ब्रीड है, इसको B2 बोल देते हैं, ये एक ब्रीड है, इसको B3 बोल देते हैं। यही चीज अगर प्लांट्स में होती है तो उसको अपन वैरायटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो प्लांट्स में उसको वैरायटी कहा जाता है, एनिमल्स में उसको ब्रीड कहा जाता है। बोलो बात समझ में आ रही है? मान लो तुमने यहाँ पर काऊ देखी, तो बताइए काऊ और ये एक ही ब्रीड हुए कि अलग अलग ब्रीड हुए? अलग ब्रीड नहीं है, एक स्पीशीज है, ये कोई ब्रीड नहीं है। ये काऊ तो इसके लिए अलग स्पीशीज है, समझ गया? तो स्पीशीज सेम होगी, ये भी कुत्ता, ये भी कुत्ता, ये भी कुत्ता, कुत्ता 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 ही रहता है, लेकिन गाय कुत्ता नहीं है। और सही बात है ना। तो इसका मतलब गिर गया। इसका मतलब आप समझ गए कि क्या ब्रीड होता है, क्या स्पीशीज होता है। स्पीशीज एक ही हो, लेकिन उसकी ब्रीड अलग अलग हो सकती है, उसका नस्ल कहता है। समझ में गए? कोई दिक्कत किसी को? जैसे हम बात करते हैं इंसानों की, तो अपन सारे होमोसेपियन सेपियन से नहीं है, लेकिन हमारा भी तो अलग अलग क्या चलती है? रेस चलती है, नस्लें होती है अलग अलग, है ना। मैंगलोइड, कोकासोइड, निग्रोइड, ऑस्ट्रेलोइड, पता क्यों होते हैं? तुम कौन से हो? वो नहीं हो तुम, मैंगलोइड चाइना वाले होते हैं, नालायक चिंग वो इधर देख। हाँ जी, नेक्स्ट अपन कुछ ब्रीड की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा आपको काऊ के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? काऊ के बारे में। आपको याद नहीं करनी ब्रीड कोई भी, बस ऐसी नॉलेज के लिए बता रहे कि बाद में आपको मेन इसके अंदर अपन को पढ़ना है क्रॉस, इनब्रीड क्या होता है, आउटब्रीड का क्या होता है, ये सारी चीजें पढ़नी है। उनको पढ़ने के लिए मैं बार बार ब्रीड बोलूंगा, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी ब्रीड किसकी, इसलिए बता रहा हूँ, याद नहीं करना होता वैसे तो काऊ का अपन साइंटिफिक नाम क्या होता है? बोस इंडिकस। इसका नाम होता है बेटा बोस इंडिकस। और काऊ की जो ब्रीड होती है, वेराइटी ब्रीड होती है, इसमें बता दूं, काऊ को मेनली आप किसके लिए यूज में लेते हैं बेटा? दूध के लिए, है ना। तो जो दूध देने वाली होती है उसको बोलते हैं मिल्च। क्या बोलते हैं? मिल्च। ये सी मिल्च ब्रीड, मतलब जो गाय दूध देने में अच्छी होगी उसको क्या बोलेंगे? मिल्च ब्रीड। जैसे कि साहिवाल, इंडिया के अंदर कौन सी होती है? साहिवाल, जो अच्छा खासा दूध दे देती है। और बात करें तो दूसरा जो होता है, एक होती है ड्रॉट।
वो आपको दूध के लिए नहीं चाहिए होती है, बल्कि इसके जो बेल होते हैं वो काफ़ी हष्टपुष्ट होते हैं काम वाम करने के लिए। तो ये दूसरा पर्पज है, उसको अलग कैटेगरी बना दिया। और तीसरा जो होता है वो जनरल यूटिलिटी के लिए। किसके लिए बेटा? जनरल यूटिलिटी, मतलब जो ठीक ठाक दूध भी दे देती होगी और इनका दूसरा यूजेस भी बेल का ठीक ठाक हो जाता होगा। तो इस तरह से अलग। तो अपन इंडिया में बात करें, अपन को मिक्स ब्रीड वाली चाहिए। लेकिन आप देखिए कि जैसे ही इंडिया में औद्योगिक हरित क्रांति हुई, ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ, तो ट्रैक्टर आ गया। ट्रैक्टर आ गया। ट्रैक्टर आने से ग्रीन रिवोल्यूशन या प्रोडक्शन में कुछ ना कुछ तो फायदा हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन साथ ही साथ अगर ट्रैक्टर आ गया तो बैल की जगह किसने ले ली? ट्रैक्टर ने ले ली। तो अब बताइए बैलों की संख्या क्या हो जाएगी? कम। और बैलों की संख्या कम होगी तो गायों के ऊपर भी तो कुछ ना कुछ इफेक्ट आएगा नहीं आएगा? अच्छी क्वालिटी के बैल नहीं होंगे तो बताइए अब जो बैल होंगे उनसे जो आपको गाय मिल रही है, हो सकता है कि वो बैल अच्छी क्वालिटी का नहीं हो तो गाय भी ज़्यादा दूध में अच्छी नहीं होगी, या वो जिन बछड़ों को जन्म देगी वो अच्छे ड्रॉप नहीं होंगे, है ना। तो ये जनरल यूटिलिटी वाले जो होते हैं ना, अगर दूध की बात करें, ये दूध भी दे देते हैं, लेकिन इनकी दूध की जो होता है वो इतना क्वालिटी नहीं होता, वो क्वालिटी इनसे कम होता है। सही बात है, इनसे तो कम होता है। अब बात करें ड्रॉप की, ये बहुत कम मात्रा में मिल्क देंगी, लेकिन दूसरा काम में ज़्यादा आ जाएंगे। तो ये जो है शक्ति वाले बैल वगैरह इसमें ज़्यादा हो जाएंगे। तो मैं तो आपको बस कुछ ब्रीड के बारे में बताऊँ, जैसे साहीवाल। गाय की एक ब्रीड कौन सी बताई मैंने? साहीवाल। सही अच्छा खासा दूध देती है, मिल्क ब्रीड होती है। कैसी ब्रीड होती है? मिल्क ब्रीड। तो आप इसके लिए ध्यान रखेंगे कि दूध अच्छा देती है, इंडिया में बेस्ट है। इंडिया में क्या बेटा? ये बेस्ट है। तो इंडिया की बेस्ट साहीवाल, बेस्ट इन इंडिया, बेस्ट इन इंडिया। ओके, इसकी बात करें और बात करें साहीवाल के अलावा और कौन सी है? जर्सी। तो जर्सी, ये जर्सी एक एक्सोटिक ब्रीड है, एक्सोटिक ब्रीड है। और बात करें तो बताइए एक दूध देने वाली बढ़िया, एचएफ, होल्स्टीन, फ्रेशियन, है ना, होल्स्टीन फ्रेशियन, जिसको एचएफ कहते हैं। आपने देखा होगा घी के डिब्बे लाते हैं घर पे, तो उनके ऊपर जो काली गाय सफेद डब्बे वाली होती है वो एचएफ होती है, जो सबसे बेस्ट होती है, मतलब वर्ल्ड में सबसे बेस्ट है, बेस्ट इन वर्ल्ड दूध के मामले में, बेस्ट इन वर्ल्ड। वर्ल्ड की सबसे बेस्ट गाय कौन सी? एचएफ। और इंडिया की सबसे बेस्ट कौन सी है? साहीवाल। तो ये गाय के बारे में बात की। अब बात करते हैं अपन किसकी? बफेलो की। तो बेटा ये रहा बफेलो, निष्ठा बोलेंगे ना, बफेलो। बेटा निष्ठा बफेलो का साइंटिफिक नाम याद है क्या? नहीं है, चलो कोई बात नहीं। अरे हाँ सही रहे। हाँ निष्ठा, क्या नाम है इसका नाम? शाबाश, बुबेलस ओवेलिस इसका साइंटिफिक नाम है ना। चलिए कोई बात नहीं। इसकी बहुत सारी आती है, किसमें ब्रीड्स आती है। इसकी ब्रीड बताइए कौन सी होगी जो अपने यहाँ पे ज़्यादा चलती है? मुर्रा। कौन सी बेटा? मुर्रा। कहाँ पे? हरियाणा के हरियाणा में है ना, हरियाणा वाले तन्ने क्या पैरो कौन सी है ना। और बताइए और किसकी बात करें? शिप की। शिप में जैसे मेरिनो वगैरह अपन पढ़ेंगे आगे, याद नहीं करना, वो आगे आ जाएगा, है मेरिनो रैम्स, है ना। शिप के बाद और किसी बात करनी है अपन को? गोट की। लो गोट की तो बात करते हैं। गोट का नाम क्या था बेटा? कैप्रा, कैप्रा, है ना, ये गोट का नाम है। अच्छा, गोट बहुत सारी वैरायटी है, अपन को सब याद नहीं करना। अपने एग्जाम में कौन सी की? पश्मीना। कौन सी बेटा? गोट से क्या मिलता है अपन को? वूल। ध्यान में, यहाँ से गोट से दूध नहीं ले रहे, यहाँ से अपन क्या लेंगे? वूल। तो इस पश्मीना से अपन को बेस्ट क्वालिटी का वूल मिलता है, फाइन, बहुत बारीक, एंड सॉफ्ट, फाइन एंड सॉफ्ट वूल। वूल बोले तो ऊन, तो इससे आपको ऊन मिलता है। जनरली ऊन तो अपन शिप से लेते हैं, लेकिन पश्मीना जो होता है ना, ये कश्मीरी एंड तिब्बतियन गोट होती है। तो कश्मीर या तिब्बत कभी घूमने जाओ तो वहाँ पर देखना वहाँ की गोट कौन सी है? पश्मीना नहीं है, पश्मीना है, पश्मीना। तो पश्मीना से जो होता है ऊन मिलता है अपन को। और इस गोट का जो ऊन होता है ये इतना फाइन, इतना सॉफ्ट होता है कि ऐसा बोला जाता है कि रिंग के अंदर से एक पूरी साल जो होती है ना उसको ऐसे गुजारा जा सकता है, इतना मुलायम ऊन यहाँ से मिलता है ना। इसके अलावा पिग के लिए आप एक सेट का नाम याद रख सकते हैं, बोलो मजनू? घुंघरू सेट, है ना। तो घुंघरू पिग की एक ब्रीड है, ठीक है, याद नहीं करना। हाँ, बंगाल में कहाँ पे है? बंगाल की, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं, यहाँ तक की बात हो गई थी, कल समझा लेते हैं तो। इसके आगे बात करते हैं, अगर मान लीजिए कि नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ तो अगला टारगेट क्या है आपका? यही है, नीट ही है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। चाय बेचो। चाय के लिए क्या चाहिए बेटा? दूध। डेयरी फार्म। तो ये डेयरी फार्म मैनेजमेंट है। तो अपन एक छोटा सा एनसीईआरटी में आया इस टॉपिक से, आज तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है, बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, फिर भी क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है तो बस समझ लेते हैं इसको, है ना। तो डेयरी फार्म मैनेजमेंट एनसीईआरटी तो होगी आपके पास, है ना। तो एनसीईआरटी में देखते रहना, मैं लिखूंगा कुछ भी इसके अंदर, कोई बात नहीं, घर पे देख लेना, घर पे देख लेना। अभी सुन लो, डेयरी फार्म मैनेजमेंट के अंदर क्या होगा बेटा? तो जो डेयरी फार्म होती है, बताइए डेयरी फार्म में आपको उनको रखेंगे जिनसे ज़्यादा मांस मिलता होगा। मिर्च वैरायटी है,
आप लेके आएंगे। डेयरी फार्म मैनेजमेंट को चलाने के लिए आप पैसे के लिए चला रहे हैं, थोड़ा बहुत नॉलेज होगा तभी तो चला पाएंगे, सही बात है ना। तो डेयरी फार्म मैनेजमेंट के लिए आप बताइए किस क्वालिटी की गाय बोलेंगे, बढ़िया दूध वाली की होगी कि नहीं होगी, तो बेस्ट क्वालिटी का एनिमल लेना है। सबसे पहला काम यहाँ पे बेस्ट क्वालिटी का क्या लेना बेटा, एनिमल, बेस्ट क्वालिटी एनिमल होना चाहिए। अच्छा एनिमल है, इंडिया के अंदर दूध वगैरह का प्रोडक्शन जब बहुत कम था उस टाइम पे हमने श्वेत क्रांति की, है ना, कौन श्वेत क्रांति के जनक, व्हाइट रिवोल्यूशन कौन है, बोलो बोलो, याद करो याद करो याद करो। चलिए आपके लिए होमवर्क है, पता करेंगे, है ना, कुछ याद आ रहा, अमूल गुजराती भाषा, ओ थोड़ा पढ़ा करो जीके के, हाँ कौन है वो बता, नाम बता, नहीं पता, आपका होमवर्क है आज पता करेंगे ना। गूगल नहीं करना है, गूगल को बंद कर दो, पढ़ा रहा सुनो। तो भारत में पहले मान लीजिए कि गुजरात में सबसे बढ़िया दूध मिल रहा है, बहुत बढ़िया प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन जो दूध का प्रोडक्शन हो रहा है तो वहीं तक सीमित है ना। आप गुजरात का दूध कश्मीर कैसे भेजेंगे, बटर में मानता हूँ बटर वगैरह सब भेज देंगे, दूध कैसे भेजेंगे। लेकिन धीरे धीरे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, टेक्नोलॉजी डेवलप हुई तो आप बताइए उसको लो टेम्परेचर पर रख के रेफ्रिजरेटर वगैरह सुविधा में कंटेनर में, बड़े कंटेनर में भेज सकते नहीं भेज सकते। तो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई तो यहाँ पर दूध की मात्रा में भी बढ़ी। लेकिन इंडिया के अंदर क्या होता है, यहाँ पर मिठाइयाँ बहुत बनती है, तो जिस इलाके में देखें दूध ज़्यादा होता है तो वहाँ पर मिठाई की दुकान बहुत सारी होती है। और आप देखिए एक ही तरह की मिठाई पर्टिकुलर दो अलग अलग इलाकों में चले तो इसकी कितनी सारी वैरायटी मिल जाती है। आप काजू कतली यहाँ की खाइए, जयपुर की खाइए, गुजरात की खाइए, सबकी काजू कतली अलग अलग है, रसगुल्ले अलग, कितनी तरह की वैरायटी। इंडिया के अंदर मिठाई कितनी वैरायटी, और जनरली हर मिठाई के लिए कंटेंट किसका यूज होता है, दूध का। तो मैक्सिमम पार्ट तो उधर कंज्यूम हो गया दूध का, तो बच्चा हुआ जो दूध है उसमें अपन पानी मिला मिला के बेचते रहते हैं, पिलाते, किसको पिलाते रहते हैं, बेचते हैं, है ना। तो वो जो दूध है उसका दूध होगा उसकी क्वालिटी अच्छी होगी कि बुरी होगी, बुरी होगी। तो इंडिया में दूध की क्वालिटी भी काफ़ी बुरी चल रही है। लेकिन हमने फिर क्या किया, दूध का प्रोडक्शन बढ़ाया। तो दूध का प्रोडक्शन आप मिल्क ब्रीड को लेंगे, कहाँ से मिल्क ब्रीड को लेंगे, मिल्क ब्रीड को लेंगे, पहले मैंने इधर लिखा था मुझे भी जाना। तो काऊ और बफेलो, दूध के लिए आप जनरली किसको काम में लेंगे, काऊ और बफेलो। तो बकरी लेके आएगा क्या, नहीं, है ना, पहले कल बोला था तो मेरे को याद रह गया, है ना। ध्यान रखिए अपन यहाँ पे बफेलो को नहीं, बफेलो को और काऊ को लेके आएंगे, बकरी को नहीं लेंगे, है ना, और आपकी इज्जत ला भी सकते हैं। चलिए काऊ को बफेलो को लेके आ गए, काऊ बफेलो आए तो ये वो वाले लेके आएंगे जो बेस्ट दूध की क्वालिटी होगी। मतलब आप 100 देसी गायें रखना चाहेंगे या 50 साहिवाल रखना चाहेंगे, 50 साहिवाल रखें, कम से कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन आ जाए, तो अपन बेस्ट क्वालिटी के एनिमल्स को यहाँ पे रखेंगे। बोलो बात समझ आ गई क्या। तो पहला काम बेस्ट क्वालिटी एनिमल्स। अब क्या करेंगे अपन, इंडिया में एनिमल्स को खाने का प्रॉपर प्रोवाइड नहीं कराते हैं, खाने का प्रॉपर प्रोवाइड नहीं कराते। जब अपने खाने का ध्यान नहीं रखते तो एनिमल का क्या रखेंगे, बस पेट भर देते हैं। लेकिन आप बताइए जब तक उसको प्रॉपर डाइट नहीं मिलेगी, प्रॉपर फूड नहीं मिलेगा, हाइजीन फूड नहीं मिलेगा, बताइए प्रोडक्शन आएगा क्या, नहीं। तो डेयरी मैनेजमेंट के लिए आपको जो पशु रखा है उस पशु के लिए आपको क्या करना है, प्रॉपर फूड, वो भी कैसा, हाइजीन फूड। तो यहाँ पर हाइजीन फूड जो है ये यहाँ पर आप उसको प्रोवाइड कराएंगे, है ना। बिल्कुल जो गांव में होता है अक्सर तो उनको इतना नॉलेज नहीं होता हाइजीन का, तो आप बताइए इससे बीमारी फैलेगी कि नहीं फैलेगी, फैलेगी ना। इसीलिए आप प्रॉपर हाइजीन का ध्यान रखना है। अब मान लीजिए आपने साहिवाल, ये मान लीजिए कोई ऐसी बफेलो रखी जो 50 लीटर दूध दे रही, 40 लीटर दूध दे रही, और आप बैठे बैठे हाथ ही दुखने लग जाएंगे, तो आप मशीनरी को इंक्लूड करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे ना। तो इसमें आपको क्या करेंगे, सब कुछ प्रोसेस मैकेनिकल होगा, मैकेनिकल प्रोसेस को ऐड करना है। कैसा करना है बेटा, मैकेनिकल प्रोसेस को ऐड करना है। ओके, हाइजीन फूड देना है। बताइए गाय को दिन में एक आध बार पानी पिलाएंगे नहीं पिलाएंगे, ज्यादा बार पिलाना है बेटा, वो जितना हो सके पानी पिलाएंगे। तो उसको वाटर सप्लाई भी अच्छी से देंगे, देंगे वाटर सप्लाई। अच्छा बताइए उसको धूप में खड़ा रखेंगे नहीं रखेंगे, नहीं रखेंगे, उसको बिल्कुल अपने साथ में नहीं, वो जहाँ पर उसकी छाव में, शील्डिंग में उसको रखेंगे। आप देखिए अपने आसपास देखते हैं गायें धूप में खड़ी हुई है, बरसात में है, ठंड में है, कब कपा रही है, समझ रहे, ध्यान नहीं रखते लोग। लेकिन यहाँ पर डेयरी फार्म मैनेजमेंट में जो भी पशु होगा आपको उसको प्रॉपर शील्डिंग दी जाएगी, उसको आवास दिया जाएगा, अच्छा खाना दिया जाएगा। यूनिक आप घर में लेके बेड पे, इतना तो नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन प्रॉपर इतना तो होना चाहिए। अच्छा आप वहाँ पर डॉक्टर रखेंगे नहीं रखेंगे, वेटनरी रखना पड़ेगा, ये बंद करते रहो। अरे यार चलो कोई बात नहीं। वेटनरी आपको पता है कोचिंग इंस्टीट्यूट स्कूल वगैरह के पास में सब करना अलाउ नहीं होता है ना। ये कौन करते हैं, जो 10वीं में सप्लीमेंट्री के बाद भी पास नहीं होते हैं, फिर उनको ऐसा करना पड़ता है। हम तो डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबे। चलिए ध्यान समझिएगा, कहाँ पढ़ते हैं अपन। एक वेटनरी डॉक्टर रखेंगे। मान लीजिए गाय उठी नहीं या गाय ने खाना ही नहीं खाया, दिन भर से खांस रही है, तुम्हें क्या पता गाय खांस रही है, तुमने क्या गाय की खांसी सुनी है, वो तो डॉक्टर होगा वही इसको समझ पाएगा। तो
तो डॉक्टर समझ पाएगा, इसका मतलब आपको वहाँ पर एक प्रॉपर डॉक्टर रखना पड़ेगा, तो वहाँ पर एक डॉक्टर भी होगा, है ना, मेडिकल केयर भी उसको दी जाएगी। अब आप उसको चारा देते हैं खाने के लिए, तो चारे से उसका क्या होगा, आप जानते हैं आपके खाने के अंदर आपके पास क्या होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, फैट होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, विटामिन होना चाहिए, सब कुछ एक बैलेंस डाइट होना चाहिए। मैं क्या बंद कर दो तो कर दो ना यार, फुल लाइट उसको बंद कर दो। आप देखिएगा इसको गाय भैंस को खिलाने के लिए स्पेशल डाइट आती है, जिसको आप क्या कहते हैं, खली, ऐसा कुछ आता है ना कुछ खिलाने का, तो वो जो प्रॉपर डाइट नहीं पता तुमको, वाटा नालायक हो तुम, वाटा खा के आए थे, खा के नहीं खाते ऐसा कोई इंसान नहीं, तू गाय भैंस रखने वाला तभी समझ में नहीं आती, बच्चा बकरी हो चारा पूरा। हाँ चलेगा, देखिए तो ये सारा डेयरी फार्म मैनेजमेंट में ध्यान रखना है, ठीक है। अरे बंद कर, क्या कर रहे हो उसको बेटा, आप मिल्क प्रोडक्शन के ऊपर ये सारा समझ लिया, ओके। अब इस चैप्टर की मेन थीम स्टार्ट होती है, जो आपने नोट नहीं किया नोट कर लीजिए। मेन थीम ऑफ इस चैप्टर की है ब्रीडिंग, नोट कर लीजिए जो पढ़ना है। देखो बेटा, एनिमल ब्रीडिंग अपन पढ़ रहे थे, एनिमल ब्रीडिंग, एनिमल ब्रीडिंग, एनिमल ब्रीडिंग की अपन बात करें तो ये मैंने आपको थोड़ा बहुत आउटलाइन इसका दे दिया था, लेकिन फिर से एक बार दो तरह से अपन बात करेंगे। एक बात करेंगे दो बताइए कौन कौन सी, इनब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग। तो एक बात करते हैं अपन इन ब्रीडिंग और दूसरी अपन बात करते हैं आउट ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग बेटा कैमरे में कहाँ तक आ रहा है बता देना मेरे को, बातचीत करने वाले। आउट ब्रीडिंग मेरे को बताना, ये दिख रहा है क्या कैमरे में? हाँ। ये दिख रहा है? नहीं। ये दिख रहा है? नहीं। ये दिख रहा है? हाँ। ठीक है। आउट ब्रीडिंग की अगर बात करें तो सिंपल सा फंडा बनेगा, अगर रिलेटेड के बीच में हो, रिलेटेड के बीच में हो तो क्या है वो, और अनरिलेटेड के बीच में हो, अनरिलेटेड के बीच में हो तो क्या है, फिर मैंने आउट ब्रीडिंग के बारे में बताया था कि बेटा ये जो होती है ये वापस फर्दर कितने टाइप की हो जाएगी, 3 टाइप की। सबसे पहले आपको कौन सा बताया, आउट क्रॉस, फिर कौन सा बताया, आउट ब्रीड, फिर कौन सा बताया, इंटर स्पेसिफिक, स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, अंतर जातीय संकरण, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है बताया। अब अपन एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे, ओके। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, दूसरा आपको बताया आउट ब्रीड, और एक आपको बताया आउट क्रॉस, तो ये हो जाएगा आउट क्रॉस, सही बात है। अब सबसे पहले बात करते हैं इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में आप दो अलग अलग स्पीशीज के बीच में क्या करेंगे, इंटरेक्शन हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, है ना। इनके स्पर्म को उसके ओवा से फर्टिलाइज करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे। लेकिन एक बात है, अगर स्पीशीज अलग अलग है तो उनके ऊपर फिरोमोन्स, गेमोन्स जैसे कुछ केमिकल बताए तो काम करते हैं, और वो इनके बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं होने देंगे, तो उसका स्पर्म किसी और स्पीशीज का स्पर्म किसी और स्पीशीज के ओवा को फर्टिलाइज नहीं कर सकता। तो फिर भी अपन करा रहे हैं, मतलब ये स्पीशीज अलग अलग तो हैं लेकिन क्लोजली रिलेटेड है। घोड़ा और गधा क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, सही बात है। तो इनका भले अलग अलग स्पीशीज लेकिन रिलेशन तो है ना, तो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज के बीच में होता है। दूसरा अपन करा रहे हैं, नेचुरली नहीं होता है, मतलब ये चीज लैब में कराई जा रही है, तो मैं मानता हूँ इनका फर्टिलाइजेशन नहीं होता, लेकिन लैब में साइंटिस्ट को करा सकते हैं, तो साइंटिस्ट करा रहे हैं। तो इसमें अपन क्या करते हैं, एक लेते हैं मेल, बेटा एक क्या लेते हैं मेल, और मेल का क्रॉस किससे कराते हैं, फीमेल से, और अपन को कुछ नया ही जीव मिल जाता है, सही है। जैसे मैं इसका एग्जांपल लेना चाहूंगा, बेटा हमने लिया मेल डंकी, डंकी डंकी कैसे लिया बेटा, मेल, तो ये मेल डंकी लिया, ओके। इस मेल डंकी का हमने क्रॉस किसके साथ कराया, फीमेल हॉर्स के साथ। फीमेल क्या लिया बेटा, हॉर्स, हॉर्स की स्पेलिंग क्या होती है, HORS, हॉर्स, तो फीमेल के लिए हमने हॉर्स। जब मेल डंकी नर गधा एक घोड़ी के साथ क्रॉस कराया इसका, तो जो मिला इसको म्यूल कहा गया। क्या कहा गया बेटा, म्यूल। म्यूल को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, खच्चर, तो ये खच्चर, तो हमने खच्चर बनाया। बोलो बात समझ में आ गई क्या, ओके। इसी तरह से हमने इसका उल्टा रिवर्स कराया। देखो बेटा डंकी जो होता है, डंकी की कैपेसिटी है, ये वजन होता है, कितने वजन उठा लेता है। घोड़े की कैपेसिटी है, ये अच्छा खासा चलने में ठीक ठाक है। तो जब ये क्रॉस कराया साइंटिस्ट लोगों ने, तो इन दोनों के एडवांटेज कैरेक्टर इसके अंदर मिल गए म्यूल के अंदर। म्यूल के बारे में बोला जाता है कि जहां पर पैर रखता है उसका पैर जम जाता है, मतलब ये वहां से पैर इसका खिसकता नहीं है, फिसलता नहीं है। तो जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहां पर चलने के लिए इसका यूज करते हैं। तो मिलिट्री के लोग जो होते हैं, आर्मी वाले जो होते हैं, वो इसको यूज करते हैं म्यूल को, खच्चर को। और क्या करते हैं कि इसके ऊपर अपना सामान लेकर के वो पहाड़ियों पर ऐसे ऐसे रास्तों पर निकल जाते हैं जहां पर जाने की जरूरत होती है, तो आप अपना सामान खुद उठाकर उतना नहीं चल सकते, तो उनके ऊपर सामान रखकर उनको चलवाते हैं और वो साथ साथ चलते हैं। तो इससे क्या होता है, सामान ढोने में काफी काम आता है। बहुत सारी ऐसी जगह, हर जगह आपको ना हेलीकॉप्टर लेके घूमते रहेंगे, चोरी छुपे भी जाना होता है कहीं पे, चल चल के हेलीकॉप्टर में दिख जाएंगे,
तो वो लोग क्या करते हैं, खच्चर का यूज करते हैं अच्छी अच्छी जगहों पर चलने के लिए, है ना। अच्छा इवन आप कहते हैं कि आप कभी यात्रा पर निकल जाए तो उधर गंगोत्री वगैरह उधर हिमालय की तरफ उधर चले जाइए, तो वहाँ पर चीन तिब्बत के वाले तिब्बत वाला जो हिस्सा है वहाँ पर, तो वहाँ पर भी पहाड़ियाँ हैं लद्दाख वगैरह में। तो उन पहाड़ों पर चढ़ने के लिए भी आपको क्या करना पड़ता है, इनका यूज करना पड़ता है। या तो हेलीकॉप्टर जाते हैं या पैदल जाते हैं खच्चर लेके, तो वहाँ पर भी वो खच्चर वाले होते हैं, वो उन खच्चर के ऊपर आपको बिठाते हैं और फिर वो चलते हैं। अब वहाँ पर देखिए एक तरफ तो क्या होती है, आप वैष्णो देवी वगैरह जाते हैं ना, एक तरफ तो क्या होती है खाई, उधर चल रहा होता है खच्चर। अब आप खच्चर बैठे इधर, हाँ गया गया, हाँ गया गया, पीछे मुड़ देखो ऐसे होगा, क्यों इतनी गहराई, एक बार कोई चला गया तो वापिस आने का कोई नाम निशान नहीं, उसका कोई पता नहीं, है ना। और आप खच्चर पे बैठे हुए और आप पूछ रहे भैया ये गिरा नहीं देगा, अरे नहीं गिरेगा नहीं गिरेगा, अरे भैया ये गिरा देगा, अरे नहीं गिरेगा नहीं गिराएगा, यही चलता रहता है ना। उसको भी पता है नहीं खिलाएगा, और आपको पता तो ठीक, नहीं पता ध्यान रखना, खच्चर जहाँ पे रखता है उसका पैर फिक्स है, वो चलता नहीं है, ये क्वालिटी उसकी सबसे बड़ी है, इसलिए वहाँ पे यूज कर रहे हैं। ओके, लेकिन आपको नहीं पता, फिर लास्ट में कहते हाँ भैया गिर जाएगा, कोई बात नहीं गिर गया तो गिर गया, लेकिन वहाँ पे बैठा के ऊपर तक पहुंचा तो रहे ना। तो खच्चर आपका वजन भी उठा रहा है और आपको वहां तक पहुंचा भी रहा है, तो खच्चर में बढ़िया क्वालिटी आ गई नहीं आ गई। अच्छा हमने जब ये क्रॉस कराया तो इसके अंदर हमको 63 क्रोमोसोम मिले, कितने 63 इवन के ओड विषम संख्या में क्रोमोसोम है। इसका मतलब ये फर्टाइल होगा कि स्टेराइल होगा, स्टेराइल होगा, ये बच्चों को जन्म नहीं दे सकता। तो हमको जब भी खच्चर, मुकेश बंद कर देना, हम जब भी खच्चर को बनाएंगे तो हमें इसी मेथड से बनाना पड़ेगा, यानी हर बार इसका क्रॉस कराना पड़ेगा। इसका उल्टा भी किया गया, इसका उल्टा क्या किया उन्होंने, मेल क्या ले लिया हॉर्स, डॉग कौन लेगा रे हॉर्स, और फीमेल क्या ली डंकी, तो मेल हॉर्स और मेल आपने क्या ले लिया हॉर्स, और फीमेल क्या ले ली डंकी। तो यहाँ से बना, इसको हिन्नी कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा हिन्नी। ये तो ऐसी बन गई, बना दी तो इसका नाम हिन्नी है, बट इसका इतना यूज नहीं जितना यूज इसका। आप यूज में किससे लेंगे, खच्चर को, चाहे हिन्नी चाहे खच्चर, चाहे हिन्नी चाहे खच्चर, दोनों के दोनों स्टाइल है बेटा, कैसे है स्टाइल है, स्टेराइल। ओके बात समझ में आ गई क्या, दोनों ही अगली वीडियो को ना क्या इनको अपन स्पीशीज कंसीडर करेंगे, चैप्टर 1 11th क्लास है ना, वहाँ पे इसकी बात की गई है, बोले समझ में नहीं है। तो सर ये करते क्यों है, कुछ लाभदायक जीवों को बनाएंगे, ऐसा साइंटिस्ट लोग करते रहते हैं। ये क्या हो गया, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, अलग अलग जातियों के बीच में संकरण करा दिया, है ना। बच्चा बहुत सारा डाउट लेके आते हैं, सर डंकी जो होता है वो छोटा होता है और हॉर्स जो है फीमेल वाली बड़ी है, तो डंकी का स्पर्म जो होता है वो उसके अंदर कैसे जाएगा। तो मैं खुद कह रहा हूँ बेटा नेचुरली नहीं हो रहा है, लैब में कराया जा रहा है, डंकी का स्पर्म कलेक्ट करके आर्टिफिशियली उसके अंदर इंजेक्ट करा जा रहा है, समझ रहे हैं बात को। तो ये बनाया जा रहा है, अपने आप नहीं हो रहा है, सिर्फ ऐसा कोई भी डाउट मन में नहीं लेके आए, इंसान तो चाहे जो कर सकता है। हाँ वो सारे इसी में कंसिडर किए जाएंगे जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज के, बट हमारी एनसीईआरटी में सिर्फ और सिर्फ इसका ही जिक्र है, किसका है म्यूल का। अच्छा बोलो बात समझ में आ गई क्या ना। सेकंड अपन आते हैं किस पर, आउट ब्रीड के ऊपर। आउट ब्रीड जो है ये क्या है, आप एक मेल लेंगे, ये मेल लिया बेटा, और एक फीमेल ली। अच्छा मेल और फीमेल जो है एक ही स्पीशीज के, एक ही, लेकिन इनकी ब्रीड क्या है, तो आउट ब्रीड जो होगा बिटवीन डिफरेंट ब्रीड्स, डिफरेंट लिख दो समझ आएगी, डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ सेम स्पीशीज, एक ही स्पीशीज की डिफरेंट ब्रीड के बीच में आप क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे। जैसे मान लीजिए आप गाय ले रहे हैं, तो गाय के अलग अलग क्या ले लेंगे अपन, स्पीशीज लेंगे, ब्रीड, शाबाश, स्पीशीज तो एक ही होनी चाहिए ना, स्पीशीज के लिए गाय का भैंस के साथ करा दोगे क्या, नहीं कराएंगे, है ना, समझ में आ गया। तो एक ही स्पीशीज के अलग अलग क्या ले लेंगे, ब्रीड लेंगे, बोलो बात समझ में आ गई क्या ना। तो इससे जो अपन को मिलेगा उसको अपन बोलेंगे क्रॉस ब्रीड, क्या बोलेंगे बेटा, क्रॉस ब्रीड। तो अपन क्रॉस ब्रीड इससे प्राप्त करेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, इसका एग्जांपल पहला ले रहा हूं, इसके अंदर हमने क्या किया बेटा, हमने एक बनाया भेड़, शिप। आप शिप जो चाहते हैं ना, वो शिप ऐसी बनाना चाह रहे जिससे ऊन बढ़िया मिले, है ना। तो एक शिप होती है बढ़िया सी, जो पाई जाती है कहाँ पर, स्पेन में, है ना। और एक शिप है अपने राजस्थान में, तो राजस्थान के बीकानेर में है बीकानेरी एविस। क्या नाम बेटा, बीकानेरी यूज कहते हैं इसको, या एविस कह दीजिए, यूज कहते हैं बहुत सारे, बीकानेरी यूज। ये शिप की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, शिप। शिप समझते हैं हम लोग, भेड़, इससे क्या मिलेगा आपको, ऊन। याद रखिए हम जिन जिन से ऊन ले रहे हैं वो सारे के सारे मेमल्स हैं, या मेमल्स का जो है कैरेक्टर है, प्राइम कैरेक्टर है कि उनके बॉडी पर बाल होंगे, हेयर्स होंगे, मतलब जिनसे भी आप ऊन निकालो वो मेमल्स ही होगा। मेमल के अलावा किसी से आप ऊन प्राप्त नहीं कर सकते, चाहे किसी को भी ले लीजिए। पक्षी से ऊन ले सकते हैं क्या, उसमें भी तो बाल होते हैं, नहीं होते, हाँ ध्यान रखिए, है ना। आपको पता है लोग मेरे बारे में अक्सर बात करते हैं मैं उल्टी चिड़िया के पर गिन लेता हूँ, अरे थैंक यू नहीं, दो ही पर होते बेटा आप भी गिन सकते हैं, बिल्कुल आसान है। चलिए बीकानेरी यूज, तो बीकानेरी यूज जो था ये लिया, अब इसका क्रॉस कराना है, किससे कराएंगे, हाँ तो बीकानेरी एविस क्यों लिया, समझिए राजस्थान का है, गर्मियों में बहुत गर्मी और सर्दियों में याद है, तो बिल्कुल धड़ाधुन हर तरह का टेम्परेचर सेंड कर लेता है, रेजिस्टेंस है ये,
लेकिन इसकी ऊन इतनी क्वालिटी की नहीं है। तो हम जानते हैं इसकी क्वालिटी अच्छी है, सॉरी इसका रेजिस्टेंस अच्छा है। क्वालिटी के मामले में एक तगड़ा है, विदेशी है, विदेशी है। और विदेशी का क्या नाम है? मेरिनो रैम्स। शाबाश, क्या है? मेरिनो रैम्स। एक मेढ़ा है मेरिनो रैम्स, तो मेरिनो रैम्स ले लिया बेटा। ये मेढ़ा है, मेढ़ा समझते हैं, मेल, और ये एक भेड़ है, फीमेल है ना। तो भेड़ ये। अब बताइए, अब अपनी अपनी बीकानेरी इसको लेकर अपन जाएंगे क्या स्पेन? ये स्पेन का, ये राजस्थान का, वो कहाँ का? स्पेन का, विदेशी है। तो बताइए अपनी उसको लेके चले जाएंगे विदेश में? नहीं। तो विदेशी बाबू को यहाँ बुलाएंगे नहीं। हाँ, अगर बुला लिया तो मर जाएगा। अरे वो यहाँ थोड़ी ना सर्वाइव कर पाएगा, टेम्परेचर कभी ऊपर कभी नीचे। अब क्या करें, ना तो उसको यहाँ ले जा सकते ना इसको वहाँ ले जा सकते। स्पर्म लेके आ देंगे, हम में से कोई एडवांस आदमी होगा वो जाएगा और मेरिनो रैम्स के स्पर्म -196 डिग्री सेंटीग्रेड क्रायो प्रिजर्वेशन करके लेकर जाएगा ना। उसके बाद इसके अंदर आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन करके यहाँ तक पहुँचा दिया। अब ये प्रेग्नेंट होगी और इसके बाद जो भी बच्चा बनेगा, क्या आपने सेम ब्रीड ब्रीड ली, अलग अलग ब्रीड, एक ही स्पीशीज के अलग अलग ब्रीड ले ली, जो आपको मिलेगा क्या होगा? क्रॉस ब्रीड। और यहाँ पर जो मिला इसका नाम बेटा हिसारडेल। क्या नाम है? हिसारडेल। हाँ, हिसारडेल जो भी है ये इसका नाम है ना। चलिए, तो हिसारडेल बन गया। ये हिसारडेल जो है बेटा कहाँ बनाया गया? पंजाब में बनाया गया। कहाँ बनाया गया? पंजाब में। ओके, तो हिसारडेल ने पंजाब बनाया। ये आपके एनसीईआरटी में मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको याद रखिए। तो ध्यान रखिए कौन मेल कौन फीमेल कौन कहाँ का है ना। ये कहाँ का? विदेश का, देश का स्पेन का, विदेश का। ये राजस्थान का, देशी है। ओके, और इनका काम कहाँ कराया? पंजाब। मतलब आज समझा दी। और एग्जांपल ले सकते हैं अपन आउट ऑफ एनसीईआरटी भी, जैसे कि एग्जांपल और आ रहा है, एक ब्राउन स्विस। ये गाय है, काऊ है ना, काऊ की बात हो रही है। काऊ है, ब्राउन स्विस। ये जो ब्राउन स्विस है इसका हमने कराया साहिवाल के साथ। किसके साथ? साहिवाल। ब्राउन स्विस बेटा फीमेल की तरह यूज कर ली। ये गाय है जो दूध बढ़िया देती है। साहिवाल अपने यहाँ की है, अपने यहाँ पे बढ़िया देती है। तो इन दोनों का क्रॉस कराया, तो यहाँ पर जो मिला इसका नाम लिखा करन स्विस। ये अलग क्या मिल गए? क्रॉस ब्रीड। बेटा यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये जो एनिमल्स के लिए ब्रीडिंग का सेंटर है, ये अपने पंजाब के अंदर पड़ता है ना। जब पंजाब हरियाणा एक ही थे, तो वहाँ पे करनाल नाम की एक जगह है। ओके, वो करनाल नाम की जगह पे अपना रिसर्च सेंटर है, इंस्टीट्यूट है, जहाँ पर अपनी ब्रीडिंग कराते हैं। तो वहाँ पर जो भी स्पीसीज बनाई जाती है उस स्पीसीज का नाम में करण रखा जाता है। समझ गए ना? अच्छा, करण रखा मतलब कहाँ बनी? करनाल के अंदर। स्विस लिखा मतलब ये स्विट्जरलैंड वालों की है। ओके, और अपने यहाँ की तो है, सही बात। तो बाहर से कौन सी लेके आते? स्विट्जरलैंड से स्विस लेके आते, ब्राउन स्विस। ये ब्राउन स्विस गाय है ना, समझ में आ गया? तो ये कहाँ बना दिया हमने बेटा? अलग अलग ब्रीड बना दी, क्रॉस ब्रीड बना दी। सेम स्पीशीज की दो अलग अलग ब्रीड के बीच में क्रॉस करा के। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ना, कम ऑन द पॉइंट आउट क्रॉस। अब हम आउट क्रॉस की बात करेंगे, तो आउट क्रॉस क्या होता है? तो ये एक ही स्पीशीज की सेम ब्रीड के अंदर क्या जाता है जो कि अनरिलेटेड हो। मतलब अनरिलेटेड हो मतलब 4 से 6 पीढ़ियों तक। ये 4 से 6 पीढ़ियों का कंसेप्ट समझ लीजिए। मान लीजिए काऊ है, ये इसका पहली जनरेशन आ गई है ना। फिर मान लीजिए इससे दूसरी जनरेशन, ये बोलिए, ये बोलिए, ये बोलिए, ये बोलिए, ये बोलिए, ऐसे जनरेशन, ठीक है ना। अब मान लीजिए यहां तक का जो है इनका अगर एंसेस्टर देखेंगे 4 पीढ़ी का, तो कॉमन एंसेस्टर आ गया, तो हम इनको बोल देंगे बेटा रिलेटेड है, ठीक है। इसके बाद की अगर बात करते हैं 4 से 6 पीढ़ियों तक की, तो इसके बाद को अपन बोल देंगे अनरिलेटेड है। समझ में आ गया? मतलब 4 से 6 पीढ़ियों तक का कॉमन एंसेस्टर आ जाए, समान पूर्वज आ जाए, तो रिलेटेड है, बाकी अनरिलेटेड बोल देंगे, है ना। हालांकि ये भी ऊपर तक जाए तो रिलेटेड है, ऐसे तो अपन सारे रिलेटेड है, अपन सारे आपस में एक ही सेल से तो बने, सही बात है ना। बट आप समझ सकते हैं यहाँ तक, है ना। चलिए, तो यहाँ पर ये अनरिलेटेड रिलेटेड का कंसेप्ट। यहाँ पर आप स्पीशीज सेम ब्रीड ऑफ अनरिलेटेड कहाँ से का 4 से 6 जनरेशन, ठीक है ना। तो क्रॉस बिटवीन अनरिलेटेड स्पीशीज, अनरिलेटेड मेंबर्स ऑफ सेम ब्रीड। इस बार ब्रीड भी क्या ले ली? सेम। ये चीजें दिमाग में उतरे नहीं उतरे? इस बार यहाँ पर स्पीशीज दोनों अलग अलग थी, यहाँ पर स्पीशीज सेम ब्रीड अलग अलग है, यहाँ पर ब्रीड भी सेम है बट अनरिलेटेड है। सर ऐसा क्यों करते हैं बेटा? हमको एनिमल बनाना है, ऐसे एनिमल कुछ है जिनका या तो मिल्क प्रोडक्शन कम है या इनका मीट प्रोडक्शन कम है, बिलो एवरेज है। हम चाहते हैं कि थोड़ा बिलो एवरेज से अच्छा हो जाए, तो इसके अंदर अपन क्या कर देंगे? अनरिलेटेड बीच में क्रॉस करा देंगे, तो बिलो एवरेज से अच्छा इसका प्रोडक्शन हो जाएगा। तो इट इज द बेस्ट मेथड टू इम्प्रूव फूड और टू इम्प्रूव मीट और मिल्क प्रोडक्शन, है ना। तो हु हैव बिलो एवरेज, तो इट इज द बेस्ट मेथड, बेस्ट ब्रीड मेथड
for animals which have below average milk and meat प्रोडक्शन, जिनका मिल्क और मीट प्रोडक्शन बिलो एवरेज है, एवरेज से भी कम है, उनके लिए आप क्रॉस ब्रीड का बेस्ट मेथड है। अब आते हैं अपन किसमें, इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग जो होती है बेटा, ये एक ही स्पीशीज के, एक ही ब्रीड के क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज के बीच में कराया जाता है, जिनका 4 से 6 पीढ़ी तक कौन कौन पूर्वज सेम हो जाए। तो क्रॉस बिटवीन मेंबर्स ऑफ सेम ब्रीड which is closely related कहाँ से कहाँ तक, 4 to 6 जनरेशन तक क्लोजली रिलेटेड, उनके बीच में अपन ये क्रॉस कराएंगे। ठीक है सर, ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से बहुत फायदा है बेटा। सबसे पहला इसमें एडवांटेज देखते हैं, एडवांटेज ये लिखना समझ में आ जाएगा। फायदा क्या क्या है इसमें, पहला फायदा होमोजाइगोसिटी बढ़ जाएगी। ये आपको पूछना तो नहीं कैसे बढ़ेगी, शायद मैंने पहले पढ़ा दिया होगा ना, और मेंडल में बहुत पढ़ा है, जेनेटिक्स में। तो होमोजाइगोसिटी बेटा इंक्रीज हो जाएगी। होमोजाइगोसिटी बढ़ेगी तो आपके जो यूजफुल कैरेक्टर्स है, यूजफुल जीन है, सुपीरियर जीन है, उनका एक्यूमुलेशन करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं क्रॉस करा रहा हूँ ऐसे और ऐसे के बीच में क्रॉस करा रहा हूँ, तो यहाँ पर या मान लीजिए ऐसे के बीच में क्रॉस करा रहा हूँ, तो मेरे को ऐसा कोई कैरेक्टर मिल रहा है, मेरे को ऐसा कोई कैरेक्टर मिल रहा है और एक ऐसा कैरेक्टर मिल रहा है। तो ये मेरे लिए रेसेसिव कैरेक्टर मान लीजिए मेरे लिए अच्छा नहीं, तो इसको मैं आगे यूज में नहीं लूंगा, और इनका मैं आगे क्या करूंगा, इनका आगे करूँगा। इसका मतलब इसको मार देना, ऐसा नहीं है, इसको आगे ब्रीड का मौका नहीं देंगे, क्रॉस का मौका नहीं देंगे, और इनको क्रॉस का मौका देके इनकी अगली पीढ़ी लेकर के आएंगे अपन। तो जो अच्छे जीन है उनका एक्यूमुलेशन हो जा रहा है, तो एक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन, तो सुपीरियर क्वालिटी अपने पास आएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, एक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन। तो यहाँ पे सुपीरियर जीन का क्या होगा बेटा, एक्यूमुलेशन होगा ना। सुपीरियर जीन का एक्यूमुलेशन हो रहा है, तो जो इंफीरियर या फिर कह दीजिए रेसेसिव जीन है वो तो हमारे काम का ही नहीं है, तो अपन उसका क्या कर रहे हैं, एलिमिनेशन ऑफ रेसेसिव जीन, ताकि बुरे कैरेक्टर हमारे अंदर इसमें नहीं आ गए। तो अपन क्या लिख देंगे कि एलिमिनेशन ऑफ रेसेसिव जीन। तो यहाँ पे रेसेसिव जीन को अपन क्या करते हैं, एलिमिनेट करते जाते हैं, उनको निकालते जाते हैं। इसके एडवांटेज है, बढ़िया बात हो रही है बेटा, होमोजाइगोसिटी बढ़ रही है, आपकी सुपीरियर जीन बढ़ रही है, आपका रेसेसिव जाता जा रहा है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या है, किसी चीज की अति बहुत ही घातक होती है। आप कंटिन्यू क्या करा रहे हैं, सेल्फिंग। अगर आपने कंटिन्यू सेल्फिंग इसमें कराएंगे, प्लांट है क्या, इनब्रीडिंग। हाँ, इनब्रीडिंग एक ही स्पीशीज में लगातार करते हैं, सेल्फिंग तो प्लांट्स में होती है। आप एनिमल्स में सेल्फिंग कैसे कराएंगे, क्या अपने स्पर्म निकाल के अपनी ओवरी पे डालेंगे? नहीं बेटा नहीं, हम तो यूनिसेक्सुअल है कि बाइसेक्सुअल है? तू बाइसेक्सुअल है क्या बेटा? एनिमल्स यूनिसेक्सुअल होते हैं, कैसे होते हैं, अपन जो होते हैं ह्यूमंस या जो भी मैमल्स हो गया यूनिसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल उसको कहा जाता है जिसमें मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक में ही हो। ये सब प्लांट्स में तो देख सकते हैं अपन, लेकिन एनिमल्स में, इंसानों में ऐसा देखने को नहीं मिला। पानी पिला दूसरा पानी। अरे खुद की बात कर रहा है तो अभी ये बात दुनिया के सामने लाए, कोई गिनीज बुक में इसका नाम शामिल हो। अरे कोई बात नहीं, गलती से बच्चों से गलतियां हो जाती, देखो इधर। तो कंटिन्यू आप क्या करा रहे हैं, कंटिन्यू इनके अंदर क्या करा रहे हैं, इनब्रीडिंग करा रहे हैं, जिससे होमोजाइगोसिटी बढ़ रही है। लेकिन कंटिन्यू इस तरह से आप इनब्रीडिंग कराते जाएंगे तो कंटिन्यूसली ऐसा कराने की वजह से इनमें आ जाएगा इनब्रीडिंग शाबाश, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ये कैसा आएगा, इसका लॉजिक मैंने शायद कल समझा दिया होगा, है ना। इनब्रीडिंग डिप्रेशन पूरा समझने की जरूरत नहीं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाएगा। तो एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन, है ना। तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन, अच्छा इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ गया, इसका सॉल्यूशन भी होगा कुछ ना कुछ। हाँ बताइए क्या सॉल्यूशन है बेटा? आउटक्रॉस करा दो, क्या करा दो, आउटक्रॉस। एक आउटक्रॉस, सिर्फ एक आउटक्रॉस 10-12 पीढ़ियों की इनब्रीडिंग डिप्रेशन को खत्म कर देता है, सिर्फ एक आउटक्रॉस। तो यही इसका सॉल्यूशन है। समझ में आया नहीं? समझे नहीं समझे? पूरा टॉपिक समझ में आ गया? बहुत बढ़िया से। कुछ भी पूछेगा आंसर कर लोगे? बताइए, आपसे तो ये पूछा जाएगा ये कौन सा क्या था, ये बोर्ड में पूछा जाता है, नीट में भी यही पूछते, इतना पढ़ाएगा। एनसीईआरटी 3 लाइनों में बात करती है, तो मुझे समझाने के लिए 6 लाइनें लगती है, ओके। और कभी कभी 10-12 लाइनें भी समझा दूंगा, लेकिन समेट के वापस 3 लाइनें तक ही आना है, याद उतना ही करना है। चलिए सेकंड वाले एग्जांपल में आप साहिवाल में तो गाय है, ब्राउन स्विच पे आपने गाय बोला, तो वो क्रॉस कैसे होगा, मेल फीमेल दोनों?
साहिवाल मेल दिया था और जो ब्राउन स्विस ये देखो मेल ऊपर लिखा हो ना, इधर का जो भी होगा मेल रहेगा। आपने गाय नहीं बोला, ब्राउन चीज को हाँ तो गाय ही बोलेंगे ना बेटा, समझने के लिए तुमको पता है ये मेल है फीमेल है, लेकिन मैं तो गाय ही बोलूंगा, मैं बार बार बेल शब्द मुंह पे नहीं आता। और अगर तुम बेल बोल भी रहे हो ना, गलत है, यहाँ पे सांड बोलना चाहिए। बेल तो जन्म ही नहीं कर सकता, अरे बेल तो जन्म ही नहीं कर सकता, उसका तो वो कर दिया जाता है। सही बात है ना, समझ में आ गया? तो तुम भावनाओं को समझो, इसलिए मैं मेरे को पता है मैं बोल जाता हूँ ऐसा, इसलिए मैंने टॉप पर लिख दिया। इधर जो भी लिखूंगा वो क्या होगा? इधर जो भी लिखूंगा क्या होगा? यहाँ पे इधर जो भी लिखूंगा, इधर जो भी लिखूंगा फीमेल। सही बात है ना? कौन ये स्टाइल नहीं है। क्यों नहीं है? अगर ये स्टाइल होती तो हमें वापस इसी मेथड से बनानी पड़ेगी, लेकिन अब हमें स्टाइल जब भी बनानी होती इसके जनन से ही बन जाती है। तो ये स्टाइल नहीं, बोलो बात समझ में नहीं? क्लियर नोट क्लियर? स्टाइल यही है, जो स्टाइल लिखा है वो स्टाइल है, बाकी कोई स्टाइल नहीं है। चलिए फटाफट स्पीड से, ताकि आगे का बहुत सारा पढ़ लें अपन। इसमें एक चीज और देखना, जैसे इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है ना, इसमें फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी कम होती है कि बढ़ती है? कम होती है, ध्यान रखना। ये क्या होता है इसमें? फर्टिलिटी जो होती है ये भी क्या होती है? कम। और प्रोडक्टिविटी भी क्या हो जाती है बेटा? कम। हाँ पहले उसमें तो ज़्यादा ही है ना, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है ना, ये ध्यान रखिए, एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन। कौन सा? चलिए अब अपन एनसीईआरटी का एक टॉपिक दे रखा है, उसको जरा डिस्कस कर लेते हैं। कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट। क्या दे रखा है बेटा? कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट। ये क्या होता है? तो इसके अंदर अपन दो चीजें पढ़ते हैं। एक बेटा एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। बच्चे डाउट लेके आते हैं कि सर मेल और फीमेल को, जब मेल फीमेल को ओपुलेट करने के लिए जाता है तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती होगी क्या? बेटा बहुत प्रॉब्लम होती कि नहीं होती? किसी ने अगर देखा हो तो मेल फीमेल को जब इंसेमिनेट करने के लिए जाते हैं, पॉपुलेशन के लिए जाते हैं, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और इतनी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े इसलिए हम क्या करते हैं? मेल का सीमन कलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये बुल है, तो अब ये बुल एक काऊ को पॉपुलेशन के लिए जाएगा, काऊ से पॉपुलेशन करेगा, तो ये मेल काऊ पॉपुलेशन करेगा, कितने सारे प्रॉब्लम्स हो सकती है। हो सकता है जिस काऊ के साथ पॉपुलेशन करने जा रहा है उसकी साइज छोटी हो, इसकी साइज बड़ी, क्या हो सकता है इसकी साइज छोटी उसकी साइज बड़ी हो, कुछ भी हो सकता है, काफी दिक्कतें आ सकती है। इन दिक्कतों से बचने के लिए अपन क्या करते हैं? इस बुल को ना यूज कर करके, बुल डिजायर होता है, बुल का सीमन डिजायर ना आपके लिए मेन तो सीमन जो होता है ये डिजायर होता है, ये क्या होता है? डिजायर। तो सीमन निकाल देते हैं। अब इस सीमन से मान लीजिए एक बुल एक काऊ के साथ अगर पॉपुलेशन करता है, तो एक बार इसने एजुकेशन कर दिया, फिर दूसरे काऊ के साथ थोड़ी ना उसी वक्त करेगा, कितना सारा इसका सीमन चला गया। लेकिन आप बात करेंगे अगर आपने इसका सीमन कलेक्ट कर लिया तो इसका सीमन बहुत ज्यादा निकलता है। इतना ज्यादा सीमन एक काऊ को चाहिए ही नहीं है, एक काऊ को थोड़ा सीमन चाहिए, थोड़ा सा करके एक सीमन दूसरी गाय को तीसरी गाय को, तो ये हमने एक बुल लिया, एक बुल का सीमन लिया, उस सीमन को प्रसाद की तरह सब में बांट दें। 1000 गाय को इंसेमिनेट कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं ना, बिल्कुल। तो आप समझ रहे हैं कि इस तरीके से आप ज्यादा काम कर पाएंगे। हमारा मकसद यही है कि हमारे हर्ड की यानी कि गांव गायों के जो झुंड है इसकी साइज बढ़े, तो उसके लिए काम है कितनी है। तो एक टेक्निक होती है जिसमें आप क्या करते हैं? सीमन कलेक्ट करते हैं, उस सीमन को आर्टिफिशियली किसी गाय की वेजाइना के अंदर इंसेमिनेट। और इनको आप मैं क्या पढ़ा, आप मेरे से ज्यादा जानते हैं। चैप्टर नंबर 4 में या 3 में पढ़ाया होगा, किसने पढ़ाया? आपने पढ़ाया, तब तो आता है तुमको सब कुछ, सब कुछ। अच्छा तुमने देखा भी होगा प्रैक्टिकली, तो आर्टिफिशियल आता है ना तुम्हारे घर पे, डॉक्टर डांडो वाला नहीं आता है? आता है डिब्बा सा लेके उसको खोलते हैं, फिर धुआं निकलता है, तुम देखते जादू हो रहा है, लिक्विड नाइट्रोजन में उसकी सीमन पड़ा हुआ है, एक निकाला भरा पे थैली पहनी है और ये देखा होगा, नहीं देखा? देखा कितना देखा तुमने? देखा 1 2, बाकी लोगों ने 3। चलिए काफी कम बच्चों ने देखा। हाँ तो तुम लोग भी जरा ध्यान रखो, तुम मुझे फील्ड के हम किसान ये नहीं पता है क्या होता है। हाँ जो किसान है सच में उनको पता है क्या होते रहता है ना। चलिए अपने यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, पाली आ रही है,
हाँ ये होगा। चलिए दूसरी जो चीज अपन यहाँ पढ़ेंगे दैट इज एमओईटी। मैं उधर लिखना चाहूंगा एमओईटी को। तब उसको इसलिए बुलाते हैं वो ये जो फूल लगता है ना इससे नहीं होता है। हाँ वो नहीं होता, उससे बुल से नहीं होता तो डॉक्टर को बुलाते बेटा, समझ गए ना? जो काम बुल नहीं कर सकता वो डॉक्टर कर लेता है। अरे तो मैं पहले इसलिए कर, ये जितनी भी टेक्निक है प्रैक्टिकल है। अब आप इसको थ्योरी की तरह एक बार पढ़ के निकल लेगा अलग चीज है। अच्छा ये कुछ नया नहीं पढ़ा था मैं, ये वही पढ़ा था जो आप एक बार पढ़ गए हैं, लेकिन आपको पता ही तक हम पढ़ेंगे कब स्कूल में पढ़ाएंगे। एक बार पढ़ के निकले सर, मैं कुछ नया नहीं सीखा, मैं एनसीईआरटी लाइन चल रहा हूँ बस, है ना? एमओईटी बेटा, एमओईटी का मतलब होता है मल्टीपल ओव्यूल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर। नाम याद हो जाएगा, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर। बेटा इसमें क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक सुपीरियर काव है, क्या बेटा ये तू सांड को थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ, इस सांड को इसलिए आने आने देना। एक काव है, काव की स्पेलिंग क्या होती है? ये सुपीरियर काव है। कैसी बेटा? सुपीरियर काव है। आप बताइए बढ़िया क्वालिटी की गाय ये अपने पूरे जीवन काल में कितने बच्चों को जन्म दे पाएगी? अरे कितने बच्चों को जन्म दे सकती है? लगभग आइडिया होगा एक गाय में जीवन काल में कितने बच्चों को जन्म दे सकती है? 6 या 7 खींच खांच के 8 मान लो, 10 मान लो बस। तो ये सुपीरियर गाय 10 सुपीरियर बच्चों को जन्म दे सकती है। लेकिन इसके पास जीन बहुत बढ़िया है। हम चाहते हैं कि सभी गायों के पास ऐसे जीन आते, मतलब अपना पूरा झुंड इस गाय जैसे हो जाए, बट ये तो पॉसिबल नहीं है ना यार। लेकिन साइंस और टेक्नोलॉजी की हेल्प से सब कुछ पॉसिबल है। हम क्या करेंगे, जेनेटिक मटेरियल इसका लेंगे और इस एम्ब्रियो को डेवलप किसी और लाइन में करा देंगे। तो जिसका जेनेटिक मटेरियल ले रहे हैं, मतलब उसका ओव्यूल ले रहे हैं, तो मल्टीपल ओव्यूलेशन कराएंगे। क्या कराएंगे? नाम में सब कुछ छुपा हुआ है, डायग्राम प्लस टर्मिनोलॉजी यही है। मल्टीपल ओव्यूलेशन, जिसका मल्टीपल ओव्यूलेशन कराएंगे वो हो जाएगी हमारी नहीं इनकी जेनेटिक मदर। जेनेटिक मदर मतलब ये जो पाडो की माँ है वो जेनेटिक मदर ये है, ठीक है ना? एम्ब्रियो ट्रांसफर, जैसे एम्ब्रियो बनेगा इसको दूसरी गाय के अंदर डाल देंगे और बच्चा बड़ा दूसरी गाय के कोख में होगा यूट्रस ना, वो उसकी कौन सी मदर हो जाएगी? सरोगेट। बेटा समझते हैं किराए की माँ, सरोगेट मदर। तो ये सरोगेट मदर हो जाएगी। बड़ा पता है कौन कहाँ करा रहा है, पढ़ाई में जानते हैं याद आ रही। हाँ चलो कोई बात नहीं, सेरोगेसी करते हैं ना, तो सेरोगेसी जेनेटिक मदर और सरोगेट मदर ना। अब अपन मान लेते हैं कोई जेनेटिक मदर है, ये रही जेनेटिक मदर ना। दिस जेनेटिक मदर इज अ सुपीरियर काउ। ये जो जेनेटिक मदर बेटा ये वो सुपीरियर काउ है ना, तो इसका जेनेटिक मदर यूज में लेंगे। अच्छा आप जानते हैं कि क्या गाय मेमल है? हाँ। क्या प्राइमेट है? हाँ। मर जाओगे गाय नॉन प्राइमेट बेटा। प्राइमेट जिसके अंदर आपने पढ़ा है रिप्रोडक्शन के अंदर इनका मेस्ट्रो साइकिल चलता है। हाँ। और जो नॉन प्राइमेट होते हैं उनमें एस्ट्रो साइकिल, और एस्ट्रो साइकिल में बिल्डिंग नहीं होती है। क्यों? गाय में देखी बिल्डिंग होती है, भैंस में देखी है नहीं होती बेटा, इनमें बिल्डिंग नहीं होती है। तो एस्ट्रो साइकिल में बिल्डिंग नहीं होती है और मेस्ट्रो साइकिल में बिल्डिंग होती है। तो आपने एप्स पढ़े, ह्यूमंस पढ़े, मंकीज, ओल्ड वर्ल्ड मंकीज पढ़े है ना, तो इनके अंदर आपने पढ़ा है। अब बताइए जो गाय है ये तो नॉन प्राइमेट है, तो नॉन प्राइमेट में एस्ट्रो साइकिल चलता है, लेकिन उस एस्ट्रो साइकिल के दौरान ओवुलेशन होता है। बिल्डिंग तो नहीं होती, उस दौरान क्या होता है? ओवुलेशन। अब बहुत बार क्या होता है कि किसान को पता ही नहीं है, वो किसान को कभी भी उस गाय को ब्रीड कराता है उस मेल के साथ, उस मेल के साथ उसको कोपुलेट करा देता है। तो वो मेल के साथ कोपुलेट करा रहा है, उस टाइम पे उसका ओवुलेशन नहीं हुआ, तो बताइए क्या प्रेगनेंसी आएगी उस गाय के अंदर? नहीं आएगी। हम क्या मान लीजिए उसने ओवुलेशन किया तो एक वो आएगा तो उसका स्पर्म एक ओवा को फर्टिलाइज करके एक ही बच्चा आएगा। हम क्या करेंगे उसके ओवरी के अंदर से ज्यादा ओवा को एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकालेंगे, ओवुलेशन ज्यादा करेंगे, मल्टीपल ओवुलेशन करेंगे। तो हम क्या करेंगे, आप जानते हैं कि आप पढ़े लिखे लोग हैं तो आप जानते हैं कि फोलिकुलर एक्टिविटी को एफएसएच हार्मोन इफेक्ट करते हैं। तो हम एफएसएच लाइक हार्मोन इसके अंदर डालेंगे, तो इसके अंदर इंजेक्शन लगा देंगे। क्या लगाने बेटा क्लास में पहले मतलब देखो काम किसान नहीं कर रहा है, साइंटिस्ट कर रहे हैं काम साहब, है ना। तो यहाँ पर इंजेक्ट एफएसएच लाइक हार्मोन, एफएसएच लाइक हार्मोन इसके अंदर डाल देंगे, इंजेक्ट कर देंगे, इंजेक्शन लगा देंगे ना। जब इसमें इंजेक्शन लगेगा तो बताइए इसकी फोलिकुलर एक्टिविटी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? इट्स फोलिकुलर एक्टिविटी इंक्रीज, किसकी? जेनेटिक मदर की। तो फोलिकुलर एक्टिविटी इसकी ओवरी के अंदर वो इंक्रीज हो जाएगी।
जब इसकी फॉलिकुलर एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी बेटा, तो जब ये एक ओवा को एक साइकिल के अंदर ओव्यूलेशन कर रही थी, अब एक की बजाय 4 से 6 मान लीजिए 6 से 8 ओवा ये निकालेगी, है ना। तो 6 to 8 ओवा प्रोड्यूस करेगी। कितना ओवा? 6 to 8। नॉर्मली कितना करती है? एक। अभी इस गाय के अंदर कितने ओवा जाएंगे? 6 से 8। 6 से 8 ज्यादा हो रहा है ना। 6 से 8 ओवा जैसे इसके अंदर आएंगे बेटा, हम इन ओवा जैसे 6 से 8 इन ओवा का फर्टिलाइजेशन कर देंगे। सर फर्टिलाइजेशन कैसे? बेटा आप जानते हैं आपके पास एक टेक्निक है एआई, आर्टिफिशियल। तो आप जो बेस्ट बुल होगा उसका सीमन लेंगे, हाँ, उसके बाद उस सीमन को इसमें इंजेक्ट करेंगे, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। मान लीजिए आपको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन नहीं कराना है, तो आप एक एलाइट बुल लेंगे। ये उसको कहा जाता है जो बेस्ट क्वालिटी का होता है। तो चाहे ये दोनों में से कुछ भी करना पड़े, तुम्हें तो सीमन पहुंचाना है। एक बेस्ट क्वालिटी का, बढ़िया क्वालिटी का सांड लेकर के उसका सीमन अंदर डाल देंगे, या फिर अपन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यानी कृत्रिम रूप से वीर्य सेचन कर देंगे, और जो सीमन होगा उसको इस गाय के अंदर डालेंगे। जैसे गाय के अंदर सीमन डालेंगे, क्या अगर एक ओवा होता तो सीमन एक ही ओवा को फर्टिलाइज करता ना? अपने पास 6 से 8 ओवा है, तो वो सीमन 6 से 8 ओवा को फर्टिलाइज करेगा। देख 6 से 8 ओवा में क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। तो जो जाइगोट बनेंगे बेटा, वो जाइगोट भी कितने बनेंगे? 6 to 8। तो 6 to 8 जाइगोट बनेंगे ना। 6 to 8 जाइगोट कर दीजिए, 6 to 8 एम्ब्रियो कर दीजिए। अब इनका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा, तो ये इनमें क्लीवेज स्टार्ट हो जाएगा। क्लीवेज लाइक मियोसिस और माइटोसिस। क्लीवेज माइटोसिस होता है कि मियोसिस? समसूत्री माइटोसिस होता है। तो माइटोसिस या क्लीवेज स्टार्ट हो जाएगा। फर्दर जब क्लीवेज होगा तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 लेंगे। तो 16 से लेकर के 32 सेल स्टेज आने का वेट करेंगे ना। 16 to 32 सेल्ड स्टेज इसकी आ जाएगी। समझने के बाद बेटा ये ओवम है या जाइगोट है या एम्ब्रियो है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चल रहा है, एम्ब्रियो है। अरे फर्टिलाइजेशन हो चुका है, यहाँ पर क्या हो बेटा? फर्टिलाइजेशन हो गया। जैसे डायरेक्ट इसके बाद से क्या हो गया? फर्टिलाइजेशन। तभी तो जाइगोट हो रहा है, तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो गया। और वो एम्ब्रियो, ध्यान दीजिए, एक 16 से 32 का हो गया, ऐसा 6 से 8 हुए। ये मत देखना 6 से 8 सेल का था जो 16 से 32 का हो गया, ऐसा नहीं कह रहा। वो एक जाइगोट जो होगा ना एक सेल का, वो एक 16 से 32 सेल स्टेज तक आ चुका है। अब अपन क्या करेंगे? इसके अंदर से एम्ब्रियो को रिमूव कर देंगे, जाइगोट को क्या कर देंगे? रिमूवल। तो यहाँ पर एम्ब्रियो का, सॉरी जाइगोट का एम्ब्रियो रिमूवल करेंगे इसका एम्ब्रियो का। ये जो रिमूवल किया जाता है बेटा, बहुत बार बच्चे क्वेश्चन बहुत बार गलत करते हैं, मुझे तो रिमूवल कौन सा करते हैं? सर्जिकल टिक करके आता है। ये रिमूवल हमेशा याद रखना, नॉन सर्जिकल बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, नॉन सर्जिकल एनसीईआरटी में भी है और आपको भी ध्यान रखना है। ये स्टार्ट अगर लिखना, ये रिमूवल नॉन सर्जिकल। सर्जिकल इसको कहते हैं चीरा फाड़ा कर रहे हैं, यहाँ पे अपन चीरा फाड़ा नहीं कर रहे, तो कहीं भी चीर फाड़ नहीं कर रहे। इसमें एक एपरेटस होता है कैथेटर, उस कैथेटर को यूज करके सारे के सारे जो एम्ब्रियोज उनको बाहर निकाला जाता है। कैथेटर एक पाइप पिपेट लाइक स्ट्रक्चर होती है, पिपेट तो देखी होगी अपनी केमिस्ट्री लैब में, है ना। तो पिपेट लाइक स्ट्रक्चर होती है, उससे आप क्या करते हैं? उसको ओवा को निकालते हैं। इसमें क्या करते हैं? नॉर्मल सलाइन डालते हैं। क्या डालते बेटा? तो उसके अंदर नॉर्मल सलाइन डालेंगे उस यूट्रस में। नॉर्मल सलाइन जो होगा वो क्या करेगा? नॉर्मल सलाइन का मतलब इसका जो है ऑस्मोटिक प्रेशर होगा सब कुछ बराबर, इसमें ना तो सेल सिंक होगी ना फटेगी। तो नॉर्मल सलाइन डाला। नॉर्मल सलाइन जब डालेंगे तो वो एम्ब्रियो जो है वो सलाइन में तैरने लगेंगे। जब वो एम्ब्रियो सलाइन में तैर रहे हैं तो कैथेटर की हेल्प से उनको सक कर लेंगे। तो सारे एम्ब्रियो सलाइन में तैरते हुए आपके पास आ गए ना। इनको आप बाहर निकालेंगे और इसको एक दूसरी जो गाय है, अब मुझे मतलब नहीं कि ये गाय जेनेटिकली बढ़िया है कि नहीं है, बढ़िया दूध देती है नहीं देती, कुछ भी नहीं, बस इसका यूट्रस बढ़िया होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि आप एम्ब्रियो में निकाल कर वेट करें जो गाय पकड़ के डालते, नहीं, उस गाय को भी पहले से प्रिपेयर रखते हैं, है ना। तो उतनी गायों को जितने 6 से 8 गायें चाहिए, 6 से 8 गायों को पहले से, 10 गायों को पहले से प्रिपेयर रखा हुआ है। उन प्रिपेयर गायों के अंदर अब आपने क्या लिया? यहाँ पर रिमूवल ऑफ एम्ब्रियो किया और वो एम्ब्रियो को कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? उन गायों के अंदर, यानी सरोगेट मदर के अंदर। तो ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रियो इन सरोगेट मदर। आप समझ गए सरोगेट मदर किसको कहेंगे? बताइए, इसकी जेनेटिक मदर कौन है? ये सुपीरियर था, और ये सुपीरियर है कि नहीं उससे कोई मतलब नहीं, कोई भी का होगी उसके अंदर अपन बस इसका यूट्रस यूज कर रहे हैं ताकि डेवलपमेंट हो जाए। अब ये एम्ब्रियो उसके अंदर ट्रांसफर कर दिया, तो अब बताइए इस गाय के अंदर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चलेगा नहीं चलेगा? और 9 महीने बाद ये गाय, अरे ह्यूमन चल रही है गाय चल रही है 9 महीने के बाद। अरे गाय का भी लगभग 9-10 महीने ही होता है, याद रखिए, आप भूल रहे हैं। तो 9-10 महीने के बाद ये गाय एक मस्त से ये एम्ब्रियो से चला गया। मान लीजिए सिंपल आपने एम्ब्रियो डाला, ये पहला एम्ब्रियो, ये इसका दूसरा एम्ब्रियो, ये इसका तीसरा एम्ब्रियो, ये इसका चौथा वाला एम्ब्रियो, ये इसका
तीसरा वाला था, ये इसका चौथा वाला, ये इसका पांचवा वाला, और जितने भी 100 वो सारे एम्ब्रियो इसकी तरफ ग्रोथ करें। नाउ दिस एम्ब्रियो विल कन्वर्ट इनटू प्रोजेनी, एक गाय के अंदर है तो उसकी प्रोजेनी बनेगी, और ये बच्चों को जन्म देगी, ये प्रोजेनी 1, दिस इज प्रोजेनी 2, दिस इज प्रोजेनी 3, दिस इज प्रोजेनी 4, दिस इज प्रोजेनी 5 एंड सो ऑन। तो बताइए ये जो आपकी प्रोजेनी मिली है, ये प्रोजेनी इसके समान होगी, ये सरोगेट मदर के समान होगी, सुपीरियर काउ यानी जेनेटिक मदर के समान होगी। तो बताइए आपने एक सुपीरियर काउ से कितने ही सारे सुपीरियर काउ बना दिए। लेकिन अगर मैं बेटा ऐसा आर्टिफिशियली नहीं करता तो ये गाय तो अपनी जिंदगी में ही 6 से 8 गाय को जन्म देती या फिर 10 गायों को जन्म देती। मैंने एक ही बार में इससे कितनी सारी गायों का जन्म करवा दिया, पर जेनेटिक मटेरियल इसके रखा। इसके बाद भी देखना, अभी तक हम रुके नहीं, जैसे इसका ओवुलेशन कराए कुछ दिन बाद फिर से ओवुलेशन करा देंगे, 2-3 महीने बाद, 1 महीने बाद फिर से ओवुलेशन कराए तो फिर से एक और ऐसा, फिर से ऐसा, फिर से ऐसा, बेटा 500 तक गाय बना देंगे, और भी बना चाहे बना देंगे। बताइए इसको हम ट्राई कर सकते हैं जिन एनिमल्स की हम ब्रीड अच्छी हो चाहिए हो। तो बताइए इसको हमने किया है ट्राई, हमने इसको काऊ पे ट्राई किया, हमने इसको बफेलो पे ट्राई किया, हमने इसको मान लीजिए रेबिट पे ट्राई किया है, रेबिट पर हमने इसको जो होता है ना कि है खरगोश की रेबिट पे ट्राई किया ना, और किस पे किया है, शिप पे किया, शिप पे ना, तो इनका है। हाँ, इससे क्या होता है, इट इज द बेस्ट मेथड टू इंक्रीज हर्ड इन अ शॉर्ट टाइम, इट इंक्रीजिंग हर्ड इन शॉर्ट टाइम। बहुत ही कम समय में झुंड की संख्या अगर बढ़ानी है तो आप इस मेथड को यूज करिए, झुंड गाय और भैंसों का झुंड को हर्ड करें। चलो बात समझेगी, पर ये तो हमने ऐसी बातें समझी जो एमओआईटी की मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर, मल्टीपल ओवुलेशन किसका करेंगे, जेनेटिक एम्ब्रियो ट्रांसफर करेंगे, क्या हमने पढ़ाने की सही चल रहा है, चीजें दिमाग में सेट हो रही है, शेपिंग